ओके जी, राइट मेरा बेटा, ये देखिए, अ प्रोजेक्ट हैज सोशल कॉस्ट ऑफ 100 million, private cost of 40 million and an external benefit of 20 million. Its net social value यानी social benefits minus social cost जीरो है, means social cost भी 100 million होंगी, सॉरी social benefit भी 100 million होंगे. What can be concluded about this project? तसल्ली से इंशाल पहले सारी costs calculate कर लो, मैं भी करके दिखाऊंगा बच्चों के लिए. आप तसल्ली से सारी costs calculate कर लो. प्राइवेट आपको दी हुई है, सोशल दी हुई है, तो उसमें से एक्सटर्नल निकाल लो, और फिर सोशल बेनिफिट्स 100 ही होने चाहिए, जारी बात है. एक्सटर्नल बेनिफिट्स उसने दे दी हैं आपको 20, उससे निकाल लो एक्सटर्नल प्राइवेट बेनिफिट्स, फिर आपको समझ आ जाएगा. मैं इधर प्लेस कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ताकि हाँ अभी सारे बच्चों के लिए भी देख लेते हैं ना. ये है क्वेश्चन जी, अ प्रोजेक्ट हैज सोशल कॉस्ट ऑफ 100 million. मैं सारी कॉस्ट एक एक करके लिख रहा हूँ, ठीक है. ये आ गई जी हमारे पास, जो उसने दे दी हैं सोशल कॉस्ट, जो कि प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट होती हैं, वो हैं 100 million. अच्छा जी, उसने खुद ही दे दी हमें प्राइवेट कॉस्ट 40 million. तो सोशल कॉस्ट आर प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल, तो सोशल में से प्राइवेट निकालोगे, एक्सटर्नल कॉस्ट आपकी बच जाएंगी 60 million. तो कॉस्ट वाली सारी साइड होगी हमारी. सोशल बेनिफिट, क्योंकि उसने कहा है नेट सोशल वैल्यू जीरो है, यानी सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट जीरो आंसर है, तो 100 ही होनी चाहिए. 100 माइनस 100 जीरो होगा. इंशाल्लाह फॉलो कर रहे हो ना? यस. एक्सटर्नल बेनिफिट उसने दिए हुए हैं यहाँ पे 20, तो 100 में से 20 निकाले, सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट्स आर प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, ये बन गए 80 million. अब हमारे पास ये क्लैरिटी वर्कआउट है. पहले ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं. पहली है जी तो जो एक्सटर्नल, बताया ना, बेनिफिट की वैल्यू ना दी होगी कितनी जी है, तो फिर हम वैसे ही अज्यूम कर लेंगे कि 100 है. नहीं, वैसे नहीं अज्यूम करोगे. जब उसने कहा ना इट्स नेट सोशल वैल्यू इज जीरो, ये वाली स्टेटमेंट. नेट सोशल वैल्यू क्या है? सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट, ठीक है. सोशल कॉस्ट हैज टू बी 100, अगर 100 है तो सोशल बेनिफिट हैज टू बी 100 एज वेल, ताकि जीरो आंसर आए. इस तरह निकला है. समझ आई इंशाल्लाह? यस सर. अब मैं आपको पहली ऑप्शन दे रहा हूं, एक्सटर्नल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल बेनिफिट. इधर जाके इंफॉर्मेशन देखो, क्या एक्सटर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल बेनिफिट से ज्यादा है? इससे ज्यादा है. External costs are 60, external benefits are only 20. We don't even have to look further. यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए. इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन? नहीं सर. ओके, शाबाश. Diagram shows cost and revenue curves of a firm. At which price does allocative efficiency occur? बहुत दफा किया है, जहां MC प्राइस के बराबर हो और ग्राफ के ऊपर MC कर्व AR कर्व को कट कर रहा हो. चलिए. ए, सो MCAR ए ऑप्शन है. कोई कंफ्यूजन बेटे? नो सर. Okay, let's move on to number 3. A government is considering improving the rail links in its country. It has to choose one of 4 high-speed routes. The benefit and costs of each route are shown. Which route should be chosen? बेटे सोशल बेनिफिट बनाओ, उसमें से सोशल कॉस्ट निकालो, जिसमें बिगेस्ट डिफरेंस हो पॉजिटिव, वो आपकी सही ऑप्शन है. टेक योर टाइम. गवर्नमेंट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज सोशल कॉस्ट माइनस सोशल बेनिफिट. प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट को जमा करो, सोशल बेनिफिट बनाओ, फिर प्राइवेट. हाँ जी, कॉस्ट और एक्सटर्नल जो पॉइंट्स में लिखी हैं, बस उन्हें हाँ जमा कर लो और सोशल बेनिफिट्स में से निकाल दो.
जो फिगर है वो फिगर है, हमें उसमें परेशानी होने की जरूरत, उसने जान के लिए है कि क्या बच्चे इसे थ्रो ऑफ होते हैं। यस। इंशाल्लाह कोई मसला आ रहा है? नहीं सर, वो कैलकुलेट। ओके। सर बी। बी, प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट जमा किए 38, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट की जमा सोशल कॉस्ट बनाई 2, 38 माइनस 2 36, बिगेस्ट डिफरेंस इसी में है, बाकी सब में इससे कम है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बी ऑप्शन है। इफ यू गो बाय द कॉन्सेप्ट यू कांट बी रॉन्ग। इंशाल्लाह नंबर 4, table shows total utility gained by a consumer as they consume more apples. Which level of consumption would marginal utility will be zero? हमेशा याद रखना, जब TU मैक्सिमाइज हो जाए, एडिशन ना हो रहा हो, तो वो MU जीरो हो जाती है। कौन सा सेव है जिसपे एक स्टेप पीछे जाके माइनस करो, टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस n माइनस 1 यूनिट्स, और आंसर जीरो आए। सर डी 30/5। बिल्कुल, तसल्ली से कर लेते हैं बाकी बच्चों के लिए। पहला एप्पल खाया था तो 10 थी टोटल, वही मार्जिनल होगी, अभी एक ही एप्पल है। सेकंड खाया, टोटल पहुंच गई 18 पे, कितना ऐड हुआ? 18 माइनस 10 8। थर्ड खाया 24 पे पहुंच गए, 24 पिछले स्टेप से माइनस करें 18, 6 एडिशनल आई है, फिर 4, फिर 2 और 6 पे 30 एंड 30, 30 में से 30 निकाला, जीरो ऐड हुई है, MU जीरो हो चुका है, टोटल मैक्सिमाइज हो चुकी है। सो एवरी टोटली क्लियर अपना इंशाल्लाह। यस। अब उसके बाद हमारे दूसरा आ रहा है अपना इंडिफरेंस कर्व पे, पहले 3 एफिशिएंसी से और उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट हो रहा है। अपना जरा माइक बंद कीजिएगा टिल यू नीड टू स्पीक, वरना वो क्लास रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। In the indifference curve diagram, point M is the consumer's initial equilibrium, J, K and JL are the budget lines and MN is the substitution effect. काफी straightforward positive substitution effect दिखा दी है of fall in price of good X. If good X is a given good, which point will be the consumer's new equilibrium point after the fall in price of good X? प्राइस गिरी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, और इतना नेगेटिव हो कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ कंजम्पशन को कम करा दे। सर ए, परफेक्ट, M2N पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। मुझे बताएं इंशाल, अगर डी होता तो कौन सी गुड होती? सर डी होता था ये नॉर्मल। और सी होता तो कौन सी गुड है? इंफीरियर। बी होता तो कौन सी गुड है? बी सर। बी। लॉजिकली सोचो, कंजम्पशन में प्राइस फॉल के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बी इंफीरियर। इंफीरियर होती लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फॉलो कर रहे हो? यस। और A of course is given. Well done इंशाल्लाह, बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह। Number 6, Selena has an income of $100 and buys food and drink. Price of a unit of food is $2, while the price of a unit of drink is $1. Which combination of spending would suggest that Selena wants to save some of her income? जबरदस्त, प्राइसेस में मल्टीप्लाई करो, कहाँ पैसा बच रहा है उसके पास?
मैं कैलकुलेटर ले आऊं, एक मिनट मोबाइल पे स्विच करना पड़ता है। ज़बानी नहीं कर सकते, इतना आसान से 2 and 1 में मल्टीप्लाई करना है। ले लो ले लो। सर ये मेरे ख्याल से ए है, क्योंकि वो 90 आ रहा है। बिल्कुल 20 फूड ले रहा है, $2 की ले रही है, $2 उसकी प्राइस है, 20 to 2 $40 यहाँ स्पेंड हो गए। 50 ड्रिंक्स ले रही है, $1 प्राइस है, 15 to 1 $50 यहाँ स्पेंड हो गए, $90 स्पेंड किए। बाकी सब में वो पूरे स्पेंड कर रही है और कोई पैसा नहीं बचा रही, सिर्फ इसमें ही उसका कुछ पैसा बच रहा है। क्लियर हो गया? बल्कि ड्रिंक्स में तो ओवर द बजट जा रही है, डी में तो ओवर द बजट जा रही है। क्लियर हो गया बच्चे? कोई कंफ्यूजन? नंबर 7, अब वही हमारे ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं। डायग्राम शोज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, यानी एमसीएमआर पे प्रोड्यूस करेगा। व्हाट वुड बी द चेंज इन प्राइस if this monopolist change from profit maximization to revenue maximization? सर ये हो जाएगा, बहुत इजी है बेटे। सो लाइंस की यूज करेंगे, ये होगा R2S। वेरी गुड। कौन सी ऑप्शन बन रही है? सर ए ऑप्शन, ठीक है ना? सो बेसिक एमआर यस। हुआ क्या है, उसने पहले एमसीएमआर पे चूज किया, डिमांड कब तक गए, प्राइस बनी आर। फिर MR0 रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन चूज की, डिमांड कब तक गए, प्राइस बनी एस। तो सिंपली आपका ये करेक्ट ऑप्शन थी। ठीक हो गया इंशाल्लाह? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। हम ये पेपर कर कौन सा रहे हैं बाय द वे? मार्च, फरवरी मार्च 19। गुड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8 मेरा बेटा। The goal of firm is to make a maximum acceptable level of profit. What does this describe? बड़ा आसान है अगर आप तसल्ली से by definition चलो। सर प्रॉफिट सेटिस्फाइड। Profit satisfying, option B. Maximization means MCMR वाला वो गलत हो जाएगा। प्रॉफिट सेटिस्फाइंग, मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट, जिस पे सारे ही खुश रह जाएं उसके स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना? सो दिस इज द आइडिया। नंबर 9, a monopoly firm makes only normal profit in the long run. What is most likely to explain this? मोनोपोली के कोई बैरियर्स नहीं होते, क्या वजह होगी सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है? सर ये होगा आरटी। मार्केट इन द इंडस्ट्री इज हाईली कंटेस्टेबल, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन मेरा बेटा? नो सर। वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन जी। नंबर 10, घबराना नहीं ग्राफ देख के। डायग्राम शोज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। तीनों कर्व्स लगे हुए हैं। AFC जो हमारा एल शेप का होता है, ATC एवरेज टोटल कॉस्ट, एंड AVC जो उसके नीचे होता है, राइट? By three firms X, Y and Z. DX, DY and DZ are three respective demand curves. For all three firms seek to make a profit. Which statement is not correct? ये वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन में सर्वाइवल की बात है, बेसिकली रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर पे क्वेश्चन है। सो जो डीसी डीवाई डीएक्स है उनके डिमांड कर्व्स हैं, तीन कर्व्स वो एवरेज रेवेन्यू कर्व्स बन जाएंगे, ठीक है ना? आपने कंपेयर करना है कहाँ पे, देखते जाएं ऑप्शन।
कहाँ तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है वो कंटिन्यू करेगा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का बिहेवियर देखिएगा तसल्ली से। क्योंकि डी वाई जो है उसका एएफसी जो है वो नीचे है डिमांड कर्व से, और एवरेज टोटल कॉस्ट वो शॉर्ट रन में कंटिन्यू कर सकती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो रही। तो बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द फर्म्स बिहेवियर इन व्हाट्स इट कॉल्ड शॉर्ट रन, firms only produce or continue producing till variable cost is being covered. Y के केस में उसका एवरेज रेवेन्यू डी वाई ऊपर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो रही। तो बेसिकली कौन सी ऑप्शन ली थी आपने? सर बी। बी तो गलत हो रहा है, दोबारा देखो, उल्टा बोल रहे हो। तो देखिए ना, वाई जो डी वाई का जो डिमांड कर्व है वो एवीसी और एएफसी से ऊपर है, जो कि वो एएफसी को छोड़ो, एएफसी का कोई ताल्लुक नहीं है शॉर्ट रन लॉन्ग रन बिहेवियर से। याद करो दोबारा, शॉर्ट रन में फर्म कब तक कंटिन्यू करेगी? जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, वो एवीसी दिखा रहा है। लॉन्ग रन में कब कंटिन्यू करेगी? जब उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट कवर हो रही है। इस केस में उसकी कवर नहीं हो रही। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओह ओह अच्छा, which statement is not correct? Sorry, firm Y is likely to operate in long run but not in short run. ये गलत स्टेटमेंट है। शॉर्ट रन में ऑपरेट करेगी, लॉन्ग रन में नहीं करेगी। I'm sorry, I did not look at not, and well done, very well observed. So option B seems correct. Let me just have a quick look once again. अगर ये पूछता कि which statement is correct तो फिर B C है। बाकी हाँ वो स्टेटमेंट्स ठीक थी, ठीक है ना। एक्स तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, उसका डिमांड कब सबसे नीचे है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। When a firm increases all its inputs fourfolds, inputs 4 गुना बढ़ाई हैं, output सिर्फ 3 fold बढ़ी है। What does this illustrate? सर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल वही होता है जो जो Diseconomies of scale, yeah. वो डिजायर आउटपुट वो इनपुट ज्यादा बढ़ रही है, आउटपुट थोड़ी बढ़ रही है, इनपुट ज्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों नहीं है इसमें इंशाल? सर कि वो इनपुट्स इंक्रीज कर रहा है, सारी इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सारा कुछ ठीक है ना। इसका मतलब है लॉन्ग रन आ गया है। तो लॉन्ग रन में ऑफ स्केल या टू स्केल का कॉन्सेप्ट आता है। खाली रिटर्न्स शॉर्ट रन की हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो खैर है नहीं इसमें। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज करेक्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज रॉन्ग। समझ आ गया ना बेटे क्लियरली? यस सर। सो ऑल दोज वाचिंग द वीडियोस रिमेंबर, जब उसने इनपुट्स का वर्ड बोला इसका मतलब है लॉन्ग रन है, तो हमने टू स्केल की ऑप्शंस लेनी है। खाली इनपुट, वेरिएबल इनपुट बोला होता तो उसमें हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स लेते। तो ये इसका वजह है। नंबर 12 जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर अर्निंग ऑफ द फैक्टर एंटरप्राइज? ट्रांसफर अर्निंग इज द मिनिमम पेमेंट नीडेड टू कीप अ फैक्टर प्रोडक्शन इन इट्स प्रेजेंट यूज। मिनिमम कितना हो? नॉर्मल प्रॉफिट। बी, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम यानी वेज फॉर गॉन एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट यानी इंटरेस्ट फॉर गॉन, वो कवर हो रही हैं, वो कंटिन्यू करेगा नॉर्मल प्रॉफिट पे। वेल डन। नंबर 13, country has a negative income tax regime. Negative income tax है इस country में। Curve NT in the diagram shows the country's initial tax schedule, NT1 after the negative income tax has changed. How will this affect work incentives after the tax and distribution of income? सो वर्क इंसेंटिव्स है वो कम हो जाएंगे और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा इक्वल हो जाएगी। यानी ऑप्शन सर डी, वीकन मोर इक्वल। शाबाश। वीकन क्यों हो रहे हैं? घर बैठे ज्यादा नेगेटिव इनकम टैक्स मिल रहा है, लोग काम पे नहीं जा रहे, उनको इंटरेस्ट खत्म हो गया, कम हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज्यादा इक्वल हो रही है? नॉन अर्नर्स को ज्यादा अब गवर्नमेंट घर बैठे दे रही है, तो गरीब और अमीर का गैप कम हो रहा है। वेल डन इंशाल्लाह, वेरी गुड कॉन्सेप्ट माशाल्लाह। नंबर 14, in which labor market diagram is the economic rent of workers greatest? ये याद है इंशाल्लाह, ये थोड़ा रिवाइज कर ले, वैसे किया था उस दिन लेकिन स्टिल। सर इकोनॉमिक रेंट जरा एक बार फिर से बताएं। Economic rent is what a worker earns over and above transfer earnings, यानी मिनिमम पेमेंट से उसको ऊपर जो मिल रहा है। It's the area above the supply curve and below the wage rate.
मैं बल्कि थोड़ा सा आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपके बच्चे टोटली क्लियर हो जाए इकोनॉमिक रेंट का क्या सीन है। एक सेकंड जी। ये देखिए, एक मैं नॉर्मल स्पाई कर्व लगा रहा हूँ। तो इसका सी, शाबाश। और डिमांड कर्व भी लगा दिया आपके लिए ताकि इस ग्राफ के मुताबिक देख सकें। वेज रेट, लेबर। बेटे सप्लाई कर्व इज द मिनिमम विलिंगनेस टू वर्क, ठीक है। इसके नीचे नीचे जो आपको मिल रहा है ये सारा एरिया, ये ट्रांसफर अर्निंग्स है। इसके ऊपर जो मिल रहा है वो आपका इकोनॉमिक रेंट है। जितनी सप्लाई इलास्टिक होगी उतना इकोनॉमिक रेंट कम, ट्रांसफर अर्निंग्स ज़्यादा, क्योंकि वर्कर इतना स्किल्ड नहीं है। जितनी सप्लाई इनइलास्टिक उतनी इकोनॉमिक रेंट ज़्यादा, ट्रांसफर अर्निंग्स कम। इस केस में सी में उसने परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व लगाया हुआ है। सारा एरिया इकोनॉमिक रेंट है, सप्लाई कर्व से ऊपर और वेज रेट से नीचे। सो ऑप्शन सी आपने पहले ही पिक कर लिया था, लेकिन शाल कोई कंफ्यूजन? मुझे बताएं किस में ट्रांसफर अर्निंग सबसे ज्यादा है? जितना सप्लाई कर्व इलास्टिक होता जाएगा उतना इकोनॉमिक रेंट कम और ट्रांसफर अर्निंग ज्यादा। सर मेरे ख्याल से सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है ऑप्शन ए में। वहां पे सारी इनकम उसकी ट्रांसफर अर्निंग है। देयर इज नो एरिया बिलो द वेज रेट एंड अबव द सप्लाई कर्व। वेज रेट इज द सप्लाई कर्व। तो सारा एरिया वो जो डॉटेड लाइन से लेके वेज रेट से नीचे नीचे, सप्लाई कर्व से नीचे नीचे, सारा आपका ट्रांसफर अर्निंग्स है। समझ आ गई मेरे बेटा? तो सर जब वो परफेक्टली इलास्टिक होगा तब यानी सारी ट्रांसफर अर्निंग्स होंगी, नहीं और नहीं जब वो नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक सारी इकोनॉमिक रेंट अभी आपने पिक किया था। इलास्टिक होगा हाँ, तो सर वो कंफ्यूजन होगी इलास्टिक ये और देखो इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक है, ये लेबर है, ये वेज रेट है। वेज रेट और सप्लाई कर्व सेम है, ये सारा ट्रांसफर अर्निंग है। देयर इज नथिंग अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द वेज रेट। समझ रहे हो ना? वेज रेट इज द सप्लाई कर्व। ये हाईली अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, क्लीनर्स वगैरह, जिनको बिल्कुल स्किल्ड नहीं है और उनको कोई 1 रुपया भी ऊपर नहीं देगा मिनिमम रिक्वायर्ड टू कीप देम इन देयर जॉब। समझ आ गया? यस। चलिए मैं आपको इसी पे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अ पर्सन डज अकाउंटिंग वर्क, ठीक है, इन अ फर्म एंड अर्न्स $50,000 a year. His second best job was to work as a freelance artist. He would have earned $20,000. What are his transfer earnings? What is his economic rent? एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा है, $50,000 कमा रहा है। सेकंड बेस्ट जॉब, मिनिमम जिस पे वो काम करता वो फ्रीलांस आर्ट वर्क था, उस पे 20,000 कमाता। उसकी ट्रांसफर अर्निंग्स कितनी है और इकोनॉमिक रेंट कितना है? सो उसकी ट्रांसफर अर्निंग्स जो करंट जॉब से आ रही हैं। नहीं 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 मेरे बेटा, क्या कर रहे हो? दैट इज हिज करंट अर्निंग। करंट अर्निंग में दोनों ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रेंट शामिल होते हैं। यस सर। अभी वो $50,000 कमा रहा है। सेकंड बेस्ट जॉब जिस पे वो 20,000 कमाता एज एन आर्टिस्ट वो थी। उसकी ट्रांसफर अर्निंग्स क्या है और इकोनॉमिक रेंट क्या है? इंशाल्लाह यू नीड टू रिवाइज दिस। यस सर। सिंपली उसकी ट्रांसफर अर्निंग जिस पे वो मिनिमम काम करता was 20,000
करंट अर्निंग्स आर 50,000, 30,000 जो ओवर एंड अबव ट्रांसफर अर्निंग मिल रही है वो उसका इकोनॉमिक रेंट है। बात समझ आ गई इंशाल्लाह? सर एक बार फिर बोल दें। अभी वो कितना कमा रहा है? $50,000, इसकी करंट अर्निंग्स है। सेकंड बेस्ट जॉब वो अ फ्रीलांस आर्टिस्ट, काम करता $20,000 पे, तो मिनिमम कितने पे काम करता? ट्रांसफर अर्निंग वुड हैव बीन 20,000। उसके ऊपर जो वो कमा रहा है 50,000 जो कमा रहा है उसमें से माइनस करो 20, मिनिमम अर्निंग उसकी जो जिस पे काम करता 30,000 इज इकोनॉमिक रेंट। ठीक है सर। दोबारा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। शाहिद आफरीदी अपने प्राइम डेज में लेट से $1 मिलियन कमाता था। उसका सेकंड बेस्ट जॉब था कि भाई वो अपना कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेता जिससे वो $1 लाख कमा सकता। उसका करंट अर्निंग कितनी है? सर वो $1 मिलियन। ट्रांसफर अर्निंग्स कितनी है? सर 1 लाख। और इकोनॉमिक रेंट कितना है? सर जो माइनस करके जो 10 में से 1 माइनस कर लो, इतना मैथ तो आना चाहिए। सर 9। 9 मिलियन, $9 लाख। ठीक हो गया? यस। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज करेक्ट? गवर्नमेंट फेलियर में रिजल्ट फ्रॉम पॉलिसीज दैट हैव अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स। वेरी राइट। देखते हैं इसको बाद में। गवर्नमेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई द एक्सिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंसी, नहीं आइडेंटिफाई कर लेती है। मोनोपोली में भी, एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह में भी। Inefficient government policies mean that the market system will be better at resources allocation, नहीं, जहाँ market fail होती है government आना जरूरी होता है। Market failure means government action will necessarily improve the situation, नहीं, sometimes government failure can be bigger than market failure, तो option A मैंने इसलिए करवा दिया। अच्छा क्वेश्चन था सबके लिए। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया? यस। Yes. 16 आप करो। Government introduces a minimum wage above the equilibrium wage rate। पहले देखना सही जगह लगा हुआ है। How does this affect low paid workers according to MRP theory? Minimum wage above equilibrium wage rate लगा दी है। सिंपली वो जो हम परफेक्ट लेबर मार्केट का ग्राफ बनाते हैं ना ट्रेड यूनियन के आने से, मिनिमम वेज ऊपर लगाते हैं, डी। बिल्कुल सही है। सम लो पेड वर्कर्स विल लूज द जॉब। ये बना के दिखा दूं, बाकी सबको मेरे ख्याल में कर लेते हैं ताकि तसल्ली से सारी ऑप्शंस रिजेक्ट करने में आसानी हो। लेट्स डू इट फॉर द सेक ऑफ द अदर्स। जी बच्चे, अब देखो ये हमारा डिमांड कर्व फॉर लेबर, डिराइव डिमांड होती है, याद रखिएगा। ये वेज रेट, लेबर, मिनिमम वेज ऊपर सेटल होती है हमेशा। अब डिमांड फॉर वर्कर्स गिर के L1 पे आ गई, सप्लाई ऑफ वर्कर्स बढ़ के L2 पे आ गई। L1 जॉब लॉसेस हैं और L1 टू L2 अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम टैली करते जाते हैं। पहली ऑप्शन वो कहता है जी, all those work initially in employment will receive the new guaranteed minimum wage। wrong, because all those नहीं, L से L1 जॉब लॉसेस हो गए हैं, सिर्फ L1 को मिनिमम वेज मिलेगी। सेकंड जी, fewer of those not already in employment will enter the labor force। झूठ बोल रहे हैं। L2 एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं जॉब के लिए बिकॉज ऑफ हायर वेज, तो more will enter the job market। there will be an increase in number of low paid workers in employment। नहीं, नो, लो पेड वर्कर्स की इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन आ रही है डिमांड कर्व के ऊपर। और आखिरी चीज, सम लो पेड वर्कर्स विल लूज देयर जॉब। यस, L2 L1 जॉब लॉसेस हुए हैं। समझ आ गया मेरा बेटा? यस सर। वेरी वेल डन, शाबाश। लेट्स गो बैक टू नंबर 17। ओके, इंटरेस्टिंग। Diagram shows the market for a good that creates a negative externality in production and no positive externalities। Current level of consumption is OQ1। MPC और MSB इकट्ठे होके OQ1 पे बन रहा है। Government decides to tax producers of the good, एक्सटर्नल कॉस्ट बीच में शामिल नहीं थी।
Which size of tax on producers will result in a socially efficient allocation? जहाँ MSC MSB के बराबर हो, vertical distance will be the Sir, amount of tax. जी, VX. sorry, The VX. VX Movement. option B. Very well Yes. done, Inshal. Shabash. Number 18. पीपीसी इनसाइड से मूवमेंट टुवर्ड्स पीपीसी भी आ रही है और शिफ्ट भी हो रहा है. इकोनॉमी इज इनिशियली एट पॉइंट एक्स. If the economy achieves actual growth but not potential growth, what would be the final position? What would the final position be? Actual growth high, potential na high. Yes. So B. B. X to B movement is using previously unemployed resources. Aggregate demand बढ़ने से actual growth हुई है. Potential growth होती है अगर shift हो जाता, हम C या D पे चले जाते, फिर actual and potential दोनों आ रही होती. तो सिर्फ actual दिखानी है, potential नहीं. Well done, शाबाश. अब बेटे मैक्रो स्टार्ट हो गई. Information is taken from a country's national income accounts. What is the value of national income at factor cost? Factor cost याद है, एक बार याद दिला दूं. So factor cost वही है ना जो जब हम माइनस करते हैं बीच में से सब्सिडीज ऐड कर देते हो टैक्स सब्सिडीज ऐड कर देते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं. पहले तो जीडीपी निकालें, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उसके बाद वो करें. सर इसका आंसर है A 410. 410 sounds good. Let's see. Consumer expenditure, government expenditure, C plus I plus G plus X. हमारे पास आ गया 350, 500, 600. इंपोर्ट्स माइनस की, बाकी बच गया 450. टैक्सेस माइनस किए, बाकी बच गया 370. सब्सिडीज ऐड की, हो गया 410. परफेक्ट. ऑप्शन ए. टोटली क्लियर है इंशाल. Yes. नेशनल इनकम निकालने के लिए हमने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम किया और उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिए, सब्सिडीज माइनस कर दी. थोड़ा सा मैं और बच्चों को बता दूं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस में क्या फ़र्क है. मार्केट प्राइसेस आर द नॉमिनल वैल्यू जो दुकानों में आपको चीज़ें मिलती हैं जीडीपी की. अलबत्ता फैक्टर कॉस्ट इज द एक्चुअल पेमेंट टू द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगे हुए हैं तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, एक्चुअल पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. और अगर क्या उसको बोलते हैं, सब्सिडीज दी हुई तो मार्केट प्राइस कम होगी कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Let's move on to number 20. What is not included? Which source of income is not included in measuring real GDP? हम कौन सी इनकम शामिल नहीं करते? So pensions paid to retired. Unearned incomes, pensions, unemployment benefits, you know, इस तरह की चीज़ें, इलीगल इनकम्स ये शामिल नहीं होती, या अनअर्नड. सो प्रॉफिट्स, रेंट, वेजेस आर अर्नड इनकम्स, वो जीडीपी का हिस्सा होगी. Number 21, which adjustment to real GNP per head might make it more reliable indicator when comparing standards of living in different countries? So purchasing power. Purchasing power parity adjust करने से, वो ऑप्शन है दी हुई इन्होंने. So with it. So who adjustments to allow for differences in the size of the hidden economy in different countries? ये बिल्कुल ठीक है, शाबाश. तो लेट्स गो वेरी स्लोली. हाँ ठीक हो गया ना. तो लेट्स गो वेरी स्लोली. व्हाट इज जीएनपी, पहले उसकी बात करते हैं. जीडीपी होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और उसमें नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो पाकिस्तानी बाहर से अर्न करके ला रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो ऐड कर दो, और जो फॉरेनर्स अर्न करके ले जा रहे हैं माइनस कर दो. वो बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम. अच्छा, अब वो कहता है क्या एडजस्टमेंट किया जाए जीएनपी में कि वो बेहतर मेजर बन जाए. एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज. गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑलरेडी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यानी जीडीपी का हिस्सा थी, जिससे जीएनपी बना था, तो रिजेक्टेड.
एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ पे रियल जीएनपी पर हेड का वर्ड है, रियल मींस इन्फ्लेशन हैज बीन ऑलरेडी एडजस्टेड, रिजेक्टेड। डी ऑप्शन, एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, हमने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी बीच में शामिल है तो ये भी रिजेक्टेड। एडजस्टमेंट्स टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ हिडन इकोनॉमी इन डिफरेंट कंट्रीज, हिडन इकोनॉमी अगर बड़ी हो तो हमारा जीएनपी या जीडीपी अच्छा मेजर नहीं रहता, असल लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होते हैं और जो शो हो रहे होते हैं वो कम, तो लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए बेहतर तरीका है कि आप हिडन इकोनॉमी एडजस्ट कर लो, उसके अंदर मिला लो, फिर जीएनपी का साइज आपको सही बताएगा इकोनॉमी के लिविंग स्टैंडर्ड्स। सो वेल डन इंशाल। नंबर 22 अभी ताज़ा रिवाइज किया है, व्हाट डज द कुज़नेट्स कर्व रिप्रेजेंट? So changes in income inequality over time. ओवर टाइम। देखो कितना आसान होता है जब बेसिक आइडिया हो। देखो रियल जीडीपी नीचे था, जीनी कोएफिशिएंट वाई एक्सिस पे, पहले जीनी कोएफिशिएंट 0.25 हमने लगाया था, फिर जब रियल जीडीपी बढ़ा तो कंट्री डेवलप हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी में गया, कुछ वर्कर्स ज़्यादा कमाने लगे कुछ कम, तो गैप 0.25 से बढ़ के 0.75 पे चले गए थे। जीनी कोएफिशिएंट जितना बढ़ता है उतना इनकम गैप्स बढ़ते हैं। बाद में जब मजीद रियल जीडीपी बढ़ा यानी कंट्री टर्शरी सेक्टर भी सारा ही तकरीबन चला गया था तो इनकम गैप्स कम, तो इट शोज हाउ इनकम इनइक्वालिटी चेंजेस ओवर टाइम विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक हो गया जी, बाकी सारे नो लिंक। 23 मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह करते हैं, भी ताज़ा रिवाइज किया है। अच्छा नहीं, मल्टीप्लायर आज रिवाइज करना है, मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ अभी आज करना है। In an open economy with a government sector, the marginal propensity to import is 0.3, marginal propensity to tax is 0.3, and marginal propensity to save is 0.2. What is the value of multiplier? वैसे आपको बता दूं, मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूलाज हैं जैसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन में, 1/1 माइनस MPC या 1/MPW, मार्जिनल प्रोपेंसिटीज टू विड्रॉ। तो मुझे बताओ मेरा बेटा कितनी विड्रॉल हो रहा है इस इकोनॉमी से हर डॉलर में से? 0.3 जा रहा है इंपोर्ट पे, 0.3 टैक्स पे और 0.2 सेविंग पे जी। So 0.5 दोबारा देखो, withdrawals की जो है, विड्रॉल्स कितनी है? 0.3 जा रहा है इंपोर्ट्स पे, प्लस 0.3 जो टैक्स पे जा रहा है, 0.6 हो गया, फिर 0.3 से 0.2 सेव हो रहा है तो 0.8 हो गया, तो 1/0.8, इसका भूल गया था मैं वो कोई withdrawals कोई का। कोई मसला नहीं, 1/0.8, 1.25 is your multiplier. Any injection will cause 1.25 increase in national income. ना इसका मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन इंजेक्शन ओवर चेंज इन इनकम, अगर वो इन्फॉर्मेशन दी हो तो हम उससे करते हैं। नंबर 24 जी, द इन्फॉर्मेशन इन टेबल टेकन फ्रॉम कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स? आपको सारा कुछ दे दिया, तसल्ली से इम्पोर्ट्स निकालें। सी प्लस आई प्लस जी दे दिया आपको, एक्स भी दे दिया। Uh, 100. कौन सी ऑप्शन ले रहे हो? So A. गलत है मेरे बेटा, देखो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स कितने हो गए? 400 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 140, ये बन गए। एक मिनट, एक यस सेकंड, यस यस, गलत हो गया।
कैलकुलेशन एरर है, बाकी तुम्हारा कॉन्सेप्ट एरर नहीं है, दैट्स अ गुड पार्ट. Yes, sir. 120. 120. 400 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 140 सारे C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, हमने X जमा किया 720. नेशनल इनकम 600 है तो इम्पोर्ट्स पे 720 माइनस 600 जब करोगे 120 इम्पोर्ट्स पे जा रहा है. क्लियर हो गया ना? Yes, sir. यस. नेशनल इनकम में C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, M उसने नहीं दिया था. Number 25, Central Bank of a country creates cash to purchase government bonds from the commercial banks. The quantitative easing. What is this called? Create cash. Central Bank of a country creates cash. एक सेकेंड मुझे देखने दें, एक मिनट. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. I was just trying to be 100% sure about the 25th. Quantitative easing. Creates cash to purchase government bonds. Government bonds वापस खरीदते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर से, कमर्शियल बैंक से. मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, उससे लेंडिंग बढ़ेगी. इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग. वेरी वेल डन इंशाल. 26 जी. विच रो शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी? जीडीपी पर हेड क्या होना चाहिए, बर्थ रेट और हाउस होल्ड सेविंग रेशियो? बहुत आसान क्वेश्चन है. The C. C. Rising, falling. ये सब करेंगे इंशाल्लाह ताला सही. तो बहुत आसान क्वेश्चन था. नंबर 27. विच पॉलिसी इज लाइकली टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? आसान है. So, the significant increase in indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्सेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है. सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे, अनएम्प्लॉयमेंट होती है. शाबाश. 28 जी. अ गवर्नमेंट इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी विशेस टू रिड्यूस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. उसके लिए क्या पॉलिसी होती है? एक्सपेंशनरी, मॉनेटरी एंड फिस्कल. देखिएगा. So, C. सी. इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इनकम टैक्स, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. ये वो चार कर्व जो आपको रिवाइज करवाए थे. एन इकोनॉमी अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट. A result of this policy is that the consumer price index rises at an accelerating rate. कौन सा curve है ये? Phillips curve. Phillips curve, which shows inverse relationship between demand pull inflation and cyclical unemployment. Well done. Last G. In country X, the government aims to protect jobs. Which policy is most likely to succeed? So, increase general tariffs on. Yes. अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेंट लेबर लगाएंगे, हटाएंगे, उससे बाहर से भी लेबर आ जाएगी, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. सब्सिडीज कम करने से भी प्रोडक्शन कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा. रिमूविंग इम्पोर्ट कोटास से भी आपको बाहर से ज़्यादा आ जाएंगे. अगर वो कहते हैं ना इंक्रीजिंग इम्पोर्ट कोटास, इंक्रीजिंग कोटा मीन्स अपना प्रोटेक्शनिज्म कम करना, ज़्यादा इम्पोर्ट्स अलाउ करना. तो उस केस में भी ये गलत था. इंक्रीज जनरल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स महंगी होंगी, लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम. वेल डन इंशाल्लाह. आई थिंक वी आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम.